आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, यानी कि हमने जो कल के टॉपिक में जो वाइब्रेशनल मोड्स देखे थे, बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी मॉलिक्यूल की आपको वाइब्रेशनल मोड निकलवा सकता है वो। ठीक है, कि NH3 के वाइब्रेशन मोड टोटल कितने होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं कहूंगी कोई एटम है, मान लीजिए यहां रखा हुआ है। ठीक है, और मुझे इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करना है, इसकी जो पोजीशन है इसको बताना है कि कहां पर है ये 3D में। ठीक है, तो मेरे पास 3 एक्सिस या 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y एंड z। ठीक है, मैं 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू इसकी जो स्पेस है उसमें पोजीशन को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि तो ये जो 3 मिनिमम कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, किसी भी एटम की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मिनिमम ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये कहलाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता। आप पढ़ के भी आ चुके होंगे कई बार पहले, स्वतंत्रता की कोटि फिजिक्स में पढ़ के आते हैं। ठीक है, किसी भी एटम को अगर आपको पोजीशन बताने की कहाँ स्थित है, कहाँ है वो सब, तो इसके लिए अपने को 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इन 3 कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे आप? किसी भी एटम की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं उन्हीं को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एटम की अगर बात करूं, किसी भी एटम के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर एन एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एटम ले लिया, कोई भी, जैसे हाइड्रोजन एटम ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, इसको 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको मैं इसकी जो पोजीशन है उसको बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हो गया CO, अब कहूँ कि इसकी बताइए पोजीशन, मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें 2 एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, इसके लिए भी 3 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही x, y, z, और इसके लिए भी कितने होंगे? 3 होंगे, वही x, y एंड z। तो टोटल कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए, तो मैं एक फॉर्मूला बना सकती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का मॉलिक्यूल के लिए। फॉर ए मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3n। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एटम। n क्या है इधर? नंबर ऑफ एटम। अगर मान लीजिए CO2 की बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3n। फॉर्मूला लगाइए, है ना। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। कितने एटम है इसके अंदर? 2 तो ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 3 एटम है। 3 × 3 = 9। ठीक है, तो CO2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 9 हो गया। समझ में आ गई? तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, कितना? 3n। यानी कि 3n जो कोऑर्डिनेट्स है उनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी CO2 की या कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको साइड में लिख देती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी भी मॉलिक्यूल के निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कितना हो गया? 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल के लिए फॉर्मूला कितना हो गया? 3n। अब देखिए, किसी भी जो मॉलिक्यूल है, एनी मॉलिक्यूल हैव 3 मोड्स ऑफ मूवमेंट्स। अभी समझाऊंगी इसका मतलब। कोई भी मॉलिक्यूल है वो 3 तरह के मूवमेंट्स कर सकता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ट्रांसलेशनल, पहले एक बार लिख दूं फिर उसके बाद मतलब समझाऊंगी। सेकंड है रोटेशनल एंड थर्ड है वाइब्रेशनल। थर्ड क्या है? वाइब्रेशनल। कोई भी मॉलिक्यूल 3 तरह के मोशंस कर सकता है। कौन कौन से? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तीनों का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहां से यहां भेज दूं, ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रांसलेशन।
ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। या यहाँ भेज दूँ, नीचे भेज दूँ, या इधर भेज दूँ, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस तरह से मोशन करता है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। अब रोटेशनल देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है, अगर वो घूम जाता है इस तरह से, ठीक है, मॉलिक्यूल अगर इस तरह से रोटेट हो जाता है, ठीक है, ये रोटेट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशनल, अपनी रोटेशनल जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी, ये रोटेशन मूवमेंट कहलाएगी। समझ में आ गई। तो ये हमारी होगी रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसके अंदर, इस तरह से ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वाइब्रेशन समझो, वाइब्रेशन तो बहुत सारे मूवमेंट मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली वाइब्रेशन मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। आपको पता ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये सब। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं अपन, ये ले लो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बॉन्ड स्ट्रेच हो गया, ठीक है, अंदर की तरफ चला गया, कैसा रह गया, इतना रह गया, या फिर ये बाहर की तरफ आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, वाइब्रेशनल। या फिर बेंडिंग हो जाए इसके अंदर, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग पढ़ रखी है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक पिछले वीडियो में देख रखी है हमने, तो वो सारी मोशन कौन सी है, वाइब्रेशनल मोशन है। तो तीन तरह के कोई भी मॉलिक्यूल है वो तीन तरह की मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल, यहाँ से इधर, मतलब उसका खिसकना एक तरह से, है ना, अपनी जगह से रिप्लेस होना। रोटेशनल का मतलब घूमना उसका, ठीक है। और वाइब्रेशनल तो स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वो सारी वाइब्रेशनल है जो हम पढ़कर आ चुके हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पिछले वीडियो से समझेंगे। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोड, ट्रांसलेशनल मोड। ठीक है, ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, इस तरह से ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर भी मतलब मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन होगी, वो वाई एक्सिस में भी जा सकता है, यानी ऊपर भी जा सकता है और इधर भी कर सकता है। स्पेस में रखा हुआ है एक मॉलिक्यूल मेरे पास, है ना, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, मतलब इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो कितने तरह की मोशन होगी इसकी, एवरी मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल मोड कितने हो गए, ट्रांसलेशनल मोड कितने हो गए, 3। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, चाहे CO2 ले लो, चाहे CO ले लो, चाहे H2O ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, वो तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल मोड कितने हो गए, 3, है ना। अब रोटेशनल मोड देखेंगे, अपने को निकालने क्या है, वाइब्रेशनल मोड। हमारे पास तीन तरह के मोड है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशन मोड समझा दिया मैंने, अब हम देखेंगे रोटेशनल मोड। क्या देखेंगे, रोटेशनल मोड। अब देखो ट्रांसलेशनल मोड कितने हो गए यहाँ पे अपने, 3, ये कितने, ट्रांसलेशनल मोड। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रोटेशनल मोड, रोटेशनल मोड। ठीक है, रोटेशनल। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, मैं पहले अब जो रोटेशन है वो दो तरह की मॉलिक्यूल के अलग अलग हो गए। एक तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, कौन सा, नॉन लीनियर, और एक होगा लीनियर। लीनियर का मतलब जो रेखीय होगा, जिससे इस तरह से होगा कोई मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं CO2 की, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, लीनियर होती है। अगर मैं बात करूं H2O की, तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है क्या, रेखीय है क्या, ये नहीं, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अब दो अलग अलग स्ट्रक्चर की बात होगी। ट्रांसलेशनल मोशन तो चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, ठीक है, चाहे लीनियर हो। वाइब्रेशन की बात करें तो नॉन लीनियर और सॉरी वाइब्रेशन नहीं, रोटेशनल की बात करें तो नॉन लीनियर और लीनियर के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे देखो, पहले मैं नॉन लीनियर की बात कर रही हूं, रोटेशनल मोड फॉर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अब देखो, अब ये है मेरे पास यहां रखा हुआ है, ठीक है, अब ये रोटेट हो सकता है, इट कैन रोटेट इन वही 3 डायमेंशनल एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए जो रोटेशनल मोड हो गया, रोटेशनल मोड फॉर किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए कितना हो गया, 3 हो गया, वही एक्स, वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, तो एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर की बात करूं यहां पे मैं, तो मैं यहां लीनियर रखूं, ये देखो लीनियर मॉलिक्यूल रख दिया मैंने यहां पे कोई, ये लीनियर मॉलिक्यूल रख दिया।
ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करूंगी, ठीक है। तो अब चूंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो इधर इस बॉन्ड के और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है, इस पे रखा हुआ है बिल्कुल। तो आइए क्या है कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग वो रोटेट नहीं कर सकता, केवल वाई और जेड के अलोंग रोटेट कर सकता है। अगर मान लीजिए यहां पे रखा होता मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पे रखा होता तो बाई के जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग रोटेट नहीं कर पाता, क्योंकि आइए अब इसके लिए जीरो हो जाती है बिल्कुल। डिस्टेंस जो बॉन्ड एक्सिस और एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो अब एक्स और जेड के अलोंग रोटेट करता वो। अगर जेड एक्सिस पर कोई मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल पड़ा होता है इस तरह से, तो वो जेड के अलोंग रोटेट नहीं कर सकता, एक्स और वाई के अलोंग रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जिस भी एक्सिस पर वो लीनियर मॉलिक्यूल रखा हुआ उसके अलोंग रोटेट नहीं होगा, उन बाकी के बचे हुए दो एक्सिस के अलोंग होगा। तो जो रोटेशनल मोड है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो कितनी हो गई, 1 and 2। इसके लिए तो खत्म ही हो गया 2। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक समझ में आ गया। ट्रांसलेशनल मोड तो चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन लीनियर हो, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब तो क्या होता है, आगे मूव होना। अब चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो तो वो आगे मूव तो हो ही सकता है एक्सिस पर, यहां से यहां लुढ़क जाए, ठीक है। अब लेकिन बात करें रोटेशन मोड की, तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए तो 3 होगी, है ना, एक्स वाई एंड जेड। लेकिन जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए आई की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। इसलिए जो मोड हो गया, रोटेशनल मोड हो गया, वो कितना रह गया, 2 ही रह गया, वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग खत्म हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो हमारा जो रोटेशनल मोड है वो कितना निकल कर आया है, लीनियर के लिए तो कितना आया है, लीनियर के लिए तो 2 आया है, एंड नॉन लीनियर के लिए कितना निकल कर आया हमारा, 3, ठीक है। अगर आपको याद नहीं, समझ में नहीं आता, इस तरह से याद नहीं होता, तो एक तरीका और बताती हूँ याद करने का। देखो जो नॉन लीनियर वर्ड है वो बड़ा वर्ड है तो उसके लिए 3, और लीनियर छोटा वर्ड है तो उसके लिए 2, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो, इस तरह से याद नहीं रहता इस तरह से, तो याद रखना नॉन, हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, पर याद रखना नॉन लीनियर के लिए 3, है ना, जो बड़ा वर्ड है। और अगर हाँ, एक एटम को और बताना भूल गई, अगर एटम हो कोई, अगर एटम रखा हुआ है कोई यहां पर, ठीक है, तो एटम, अब चूंकि एटम क्या है, एटम का कोई भी इंटरन्यूक्लियर, जैसे मेरे पास अगर ये मॉलिक्यूल था या लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मेरे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो है जिसके अलोंग वो रोटेट कर रहा है। अब अगर एटम की बात करूं तो कोई डिस्टेंस, केवल एटम क्या होता है, केवल पॉइंट मास होता है। एटम क्या है, केवल पॉइंट मास है, ये बिल्कुल यहीं की यहीं रखा हुआ है। कोई आर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसमें डिस्टेंस तो है ही नहीं है। जो आर होती है मॉलिक्यूल के बीच वो डिस्टेंस है ही नहीं, तो रोटेट कर ही नहीं पाएगा। भी रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ आर होना जरूरी है, ठीक है। तो जब आर ही नहीं है तो फिर क्या, रोटेशन होगा ही नहीं। तो अगर एटम की बात करूं तो उसके लिए जो रोटेशन मोड है वो कितना होगा, 0 होगा, रोटेट ही नहीं होगा, ठीक है। रोटेट के लिए आर भी होना जरूरी है, उसके लिए आर क्या है, नेग्लिजिबल है। समझ में आ गई बात। तो अगर एटम की बात करूं तो जो उसके लिए रोटेशन, अगर ट्रांसलेशन मोड की बात करूं तो ट्रांसलेशन तो हो सकता है भी इसका यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां पहुंच जाए, लेकिन रोटेट होने के लिए जरूरी है कि कोई उसके अंदर कोई क्या हो, डिस्टेंस हो, है ना। आर से जो है आर तो जो रोटेशनल मोड है एटम के लिए 0 हो गया, नॉन लीनियर के लिए 3 और लीनियर के लिए 2 हो गया। अब मैं बात कर रही हूं वाइब्रेशनल मोड की। किसकी बात कर रही हूं, वाइब्रेशनल मोड, है ना, वाइब्रेशनल मोड जो हमको निकालने हैं, वाइब्रेशनल मोड। अब याद रखिए, देखिए, देखो लीनियर मॉलिक्यूल एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, मुझे ट्रांसलेशन मोड पता है, रोटेशनल मोड पता है, अब वाइब्रेशन मोड पता करनी। टोटल मोड कितने होते हैं, 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n, है ना। अगर टोटल में से इन दोनों को घटा दो, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को घटा दो, तो वाइब्रेशन निकल के आ जाएगा मेरा। टोटल कितना है, 3n, ठीक है। अगर मैं इसमें से रोटेशनल मोड एंड ट्रांसलेशनल मोड को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, 3n में से, टोटल में से रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को घटा दूं, रोटेशनल ट्रांसलेशन को घटा दूं, तो क्या हो जाएगा, जो निकल के आएगा मेरा वो कौन सा होगा, वाइब्रेशनल मोड होगा। अब देखिए रोटेशनल, अगर लीनियर की बात करूं, रोटेशनल कितना है, 2, लीनियर के लिए 2 है,
एंड नॉन लीनियर के लिए कितना है, 3 है, सॉरी नॉन लीनियर की तो वहां बात करेंगे। रोटेशनल कितना है, लीनियर के लिए 2, और ट्रांसलेशनल मोड कितने हैं, 3। चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, ट्रांसलेशनल मोशन तो 3 ही होंगे। तो क्या निकल के आ गया फॉर्मूला, 3n-5 हो गया। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया मेरा, 3n-5, 3n-5, ठीक है, 3n-5। मैं इधर को इसको यहां थोड़ा सा शिफ्ट करती हूं क्योंकि दिक्कत आएगी फिर। लीनियर कितना निकल के आया मेरा फॉर्मूला, 3n-5, 3n टोटल था, है ना। अब देखिए नॉन लीनियर की अगर मैं बात कर रही हूं तो 3n टोटल है ना। वाइब्रेशनल कितना है नॉन लीनियर के लिए, 3, और ट्रांसलेशनल भी कितना है, 3, है ना, दोनों 3 है। तो कितना आ गया, 3n-6। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, 3n-6 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 3n-5 एंड 3n-6, ये 6 और 5 का डिफरेंस आपको पता ही है, वहां से निकल के आया है। जो रोटेशनल मोड है वो नॉन लीनियर के लिए 3 थे और लीनियर के लिए 2 थे। अगर मैं एटम की बात करूं, फॉर एन एटम, अगर मैं एटम की बात करूं तो देखो 3n तो टोटल है ना। ट्रांसलेशनल कितना है एटम के लिए, 3 है। और एटम के लिए वाइब्रेशनल कितना, सॉरी वाइब्रेशन तो निकालना है, रोटेशनल कितना था मैंने बताया था। एटम पॉइंट मास है उसका, कोई उसकी 0 है, लगभग 0 है, ठीक है। तो उसका मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रोटेशनल मोड कितना होता है, एटम का 0 होता है, ठीक है। तो कितना निकल के आया फॉर्मूला, 3n-3। तो अगर एटम की बात करूं तो कितना निकल के आया फॉर्मूला, 3n-3। ये 3 फॉर्मूले निकल के आए हैं, ठीक है, जिसमें से हमको कैलकुलेट करना था वाइब्रेशनल मोड। तो वाइब्रेशनल मोड लीनियर के लिए कितना आ गया, 3n-5। और n क्या है यहां पर बताओ मुझे, n नंबर ऑफ एटम, स्टार्टिंग में बताया था मैंने n नंबर ऑफ एटम, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम। अब आपको पता है कि वाइब्रेशनल मोड भी 2 तरीके के होते हैं। वाइब्रेशन मोड 2 तरीके कितने होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। कितने तरीके के होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है। तो अब स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग देखो, एटम में तो कोई स्ट्रेचिंग बेंडिंग होगी नहीं, ठीक है। स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमारे पास जो वाइब्रेशन है वो 2 तरीके के होते हैं, मेनली स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। यहां भी ये भी नॉन लीनियर भी 2 तरीके का वाइब्रेशनल मोड शो करता है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग के लिए जो है फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। कितना होता है, n-1 होता है। और बेंडिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है 2n-4 होता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग के लिए वही सेम फॉर्मूला रहेगा n-1, लेकिन बेंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है ना, 5 की जगह 6 हो रहा है, तो 2n-5 हो जाएगा, ठीक है। 4 की जगह 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। वहां से निकल के आया था, रोटेशन मोड में 1 ज्यादा थे इसलिए हमारे, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, n-1, और बेंडिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n-5, ठीक है। अब एग्जांपल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात, सबको क्लियर हो गया। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये सारी चीजें फॉर्मूले सबके आ गए समझ में, ठीक है। रोटेशनल 2 लीनियर के लिए क्यों हुआ वो समझ में आ गया, नॉन लीनियर के लिए 3 क्यों हुआ, एटम के लिए 2 क्यों हुआ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं F19 की बात करूं, फ्लोरीन की अगर बात करूं आपसे कि फ्लोरीन में वाइब्रेशनल मोड निकाल के दिखाइए। फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन, सबसे पहले तो इसी की बात कर लो, फ्लोरीन की। फ्लोरीन कि अगर मुझे वाइब्रेशनल मोड निकालने हैं तो देखो टोटल कितने हो गए मोड इसके लिए, 3n, है ना। अब ट्रांसलेशन मोड कितना होता है इसके लिए, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उसके लिए 3 ही होता है। रोटेशन मोड कितना होता है, 0 होता है, बताया मैंने, पॉइंट मास है, ठीक है। एंड वाइब्रेशनल अगर कैलकुलेट करूं मैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 3n-3 आया था। n कितना है यहाँ पर, 1, एक ही एटम है, 3 × 1 - 3, 3 - 3 0। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की या क्लोरीन की, कोई भी एटम की बात करूं, तो ट्रांसलेशनल मोड उसके लिए 3 होंगे, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोड उसके लिए, दोनों के मोड क्या होंगे, उसके लिए 0 होंगे। अब वाइब्रेशनल मोड 0 है तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग अपने आप ही क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो F हमने एटम की बात कर ली, अब एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले NH3 का निकाल के बताएंगे आप, ठीक है। NH3, अब देखो जो NH3 है, लीनियर की नॉन लीनियर बताओ मुझे। अगर आपको ये नहीं आता तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए, आपको आता होगा सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालना।
अगर मान लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। sp2 है, sp3 है, sp3d है, तो उन सबके लिए क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। वो तो कुछ केसेस अलग बात है, sp3 कुछ केसेस जो लोन पेयर के कुछ केसेस की अलग बात है, ठीक है। कई जो केसेस होते हैं जैसे ClF3 वो टी शेप्ड होता है, इस तरह से कुछ अलग बात है। एंड अगर NH3 की बात करूं तो आपको पता है sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना उसका, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पायरिमिडल होती है इस तरह से, यानी कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। इसके लिए टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 3n। कितनी होती है, 3n, है ना। और ट्रांसलेशनल मोड कितने होते हैं इसके लिए, सबके लिए 3 होता है ट्रांसलेशन, कोई मॉलिक्यूल हो चाहे, ठीक है। अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, रोटेशनल मोड चूंकि नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर है तो 3 होगा, बड़ा वर्ड, नॉन लीनियर 3 और लीनियर के लिए 2, है ना। रोटेशनल मोड 3 होंगे, ठीक है। अगर वाइब्रेशनल की बात करूं तो 3n-6 फॉर्मूला होता है मेरा, है ना। 3n-6, 3n- ये 6, 3 को जोड़ दिया, है ना। 3 एटम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 - 6 कितना आंसर निकल के आया, 6। यानी कि वाइब्रेशनल मोड कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए वाइब्रेशनल मोड, 6 हो गए। अब देखो स्ट्रेचिंग बेंडिंग, देखो स्ट्रेचिंग की बात करूं, स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला है n-1। n कितना है यहाँ पर, 4 - 1 बराबर 3। स्ट्रेचिंग कितनी हो गई, 3। एंड अगर बेंडिंग की बात करूं तो 2n-5 था नॉन लीनियर के लिए, है ना। ये फॉर्मूले याद रख लेना आप। तो 2 × 4 - 5, ठीक है, कितना आ गया, 3, ठीक है। यानी कि टोटल जो वाइब्रेशनल मोड 6 है ना, और वाइब्रेशन का जो टाइप है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, ठीक है। तो टोटल वाइब्रेशनल मोड 6 है, जिनमें से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कितनी हो गई, 3 और 3 स्ट्रेचिंग एंड 3 बेंडिंग। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा, H2O ले लो, ठीक है। H2O नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ट्रांसलेशनल 3 होगा और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल भी 3 होगा। तो वाइब्रेशनल देखते हैं, फॉर्मूला 3n-6, देख लेना फॉर्मूला, याद कर लेना। 3n कितना है, नंबर ऑफ एटम 1 2 एंड 3, आंसर कितना है, 3। अब देखो स्ट्रेचिंग बेंडिंग देखनी है इसमें, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, है ना। स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला क्या है, n-1। n कितना है, 3 - 1 = 2, ठीक है। और बेंडिंग का 2n-5, तो 2 × 3 - 5 1, यानी कि इसमें स्ट्रेचिंग 1 है और बेंडिंग कितनी है, 1, सॉरी स्ट्रेचिंग 2 है एंड बेंडिंग क्या है, 1 है। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गई। तो ये H2 मॉलिक्यूल के लिए है हमारा। अगर CO2 मॉलिक्यूल के लिए देखें तो आपको पता होगा CO2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ओके। तो ध्यान दीजिए ट्रांसलेशनल जो है वो 3 होगा और जो रोटेशनल है लीनियर के लिए वो 2 होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 3n-5 फॉर्मूला है इसका। 3 × n कितना है, 1 2 3 मॉलिक्यूल, सॉरी 3 एटम है, मॉलिक्यूल नहीं, 3 एटम है इसके अंदर। 5 कितना बच गया, 4 बच गया, क्लियर, ठीक है। इसमें से स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग देखेंगे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, है ना। स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला n-1 एंड बेंडिंग का फॉर्मूला 2n-4 है लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए 2n-5 था, ओके। तो अब कर दीजिएगा उसमें जो एटम है, नंबर ऑफ एटम 3 है, तो 3 - 1 2 आ गया, यहाँ पे कर देना उसको, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें हम लोग, तो एसिटिलीन का देख लेते हैं, C2H2। आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। फॉर्मूला लगा देना, लीनियर वाला हो जाएगा, ठीक है। PCl5 की अगर बात करूं मैं तो PCl5 का आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d ये आपको निकालना अच्छे से आता ही होगा, ठीक है।
अब देख लीजिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एक बात और बता दूं मैं H2O के बारे में, आपको कभी कभार थोड़ी मुश्किल पैदा करने के लिए क्या एग्जाम में क्या लिख देते हैं, H2O के लिए वाइब्रेशनल मोड निकाल के दिखाइए इन वेपर फेज, इस तरह से लिख देते हैं, वाष्प प्रावस्था में, वेपर वाष्प, ठीक है। अब चाहे वाष्प है, चाहे वो लिक्विड है, द्रव है, चाहे सॉलिड है, ठीक है तो H2 है वो, समझ में आ गई। तो आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे आपको सॉलिड भी दे सकता है, सॉलिड फॉर्म या लिक्विड भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वेपर दे दे, चाहे सॉलिड दे दे, चाहे लिक्विड दे दे, ठीक है। आपका वही फॉर्मूला लगा के ना जो आप लगाते आ रहे हो, समझ में आ गया, इससे कंफ्यूज नहीं होना वेपर सॉलिड लिक्विड से, ठीक है। वही सारे फॉर्मूला अप्लाई होंगे जो हम लोगों ने अभी अप्लाई किए सब बाकी मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। 1 2 3 3 एटम वाले सारे फॉर्मूला, ठीक है। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन में पूछे आपसे, ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेंजीन जो है वो कौन सा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है बेंजीन के अंदर, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशनल, ब्रीदिंग वाइब्रेशन, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो अगर वो आपसे एग्जाम में कह दे कि बेंजीन में ब्रीदिंग वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ब्रीदिंग वाइब्रेशन बताइए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब चूंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो वही फॉर्मूला चलेगा जो नॉन लीनियर के लिए चलता आया है, ठीक है। पर वो उसका नाम क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया, ब्रीदिंग वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ब्रीदिंग वाइब्रेशंस पूछेगा वो, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ब्रीदिंग कैसे निकालना है मुझे, ठीक है। वही सब कुछ सिंपल सेम फॉर्मूला है जो भी है अपना है। और C6H6 चूंकि इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है, तो एटम कितने हो गए इसके अंदर, 6 है, निकाल के देख लेते हैं। इसका जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो वाइब्रेशनल अगर अपने को मोड निकालने हैं तो 3n-6 होता है नॉन लीनियर का। 3 एटम कितने हैं इसके अंदर, 12, 6 12 -6, ठीक है। कितना बचा, 30 बचा ना। तो टोटल वाइब्रेशनल मोड इसके अंदर कितने हो गए, 30 हो गए। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग तो सॉरी होता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कितने हो गए इसके अंदर, 30 हो गए, ठीक है। सारे के सारे कैसे होंगे, ब्रीदिंग वाइब्रेशन होगा, सारे के सारे स्ट्रेचिंग होंगी। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लियर, अब देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, CH3CH2OH अगर आपको बोल दे, ठीक है, CH3CH2 इथेनॉल बोल दे, ठीक है, तो इसका मिड वाला कार्बन लीजिए, मिड वाला सेंटर पॉइंट लीजिए, ये दोनों साइड में मिड वाला कार्बन लेना है अपने को। और आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा इसका। तो इस पर क्या जुड़ा हुआ है कि 2 तो H जुड़े हुए हैं इसके ऊपर, है ना, और एक क्या है OH है और एक CH3 है, इस तरह से sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ना। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला है सारे जो 3n-6 है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आपको काउंट करने के लिए बोले तो कितने होंगे, 3 और 1, 4 तो ये रहे, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 2 ये रहे, तो कितने हो गए 4 5 और 2 7 7 एंड 1 8। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर, 8। फॉर्मूला लगा देना, सेम फॉर्मूला है, फिर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग निकाल के दिखा देना उसको, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।